अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Nateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to start another chapter, a new chapter, chapter number 4, lecture number 1, and whose name is Work, Power and Energy. देखिए, we are going to study only concepts. ओके, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिनसे एमसीक्यूज आर रिलेटेड। ठीक है, तो चैप्टर 4 का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। यानी इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट या पोर्शन में वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग वर्क, और सेकंड में कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग पावर, और फिर आखिर में एनर्जी। तो वर्क का क्या मतलब है? अब मैं फार्मूले को डिराइव नहीं करूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्लास, दिस इज एमबीए क्लास। तो आपको पता है वर्क इज डिफाइंड एज F डॉट T। हमने वेक्टर स्केलर में भी पढ़ा था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। F और D का ना सिंपल प्रोडक्ट है, ना ट्रांसपोर्ट डॉट प्रोडक्ट। तो दिस इज आल्सो एन MCQ, दिस इज एन MCQ। अब अगर इस तरह का MCQ आ जाए कि वर्क इज डिफाइंड एज, और नीचे लिखा है F3, F डॉट D, F क्रॉस D, नन या ऑल, तो F डॉट D। ठीक है, बिकॉज़ दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, और जो रिजल्ट या प्रोडक्ट है दिस इज स्केलर। अच्छा देखें, अगर ये मैं इस तरह W इज इक्वल टू F D, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है, क्रॉस। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीस थ्री थिंग्स। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है, और जीरो। याद रखिए, पॉजिटिव वर्क का आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो है तो वर्क इज पॉजिटिव। ये स्टूडेंट्स का कांसेप्ट है। तो ये कांसेप्ट सही है, लेकिन सिर्फ जीरो के लिए पॉजिटिव ना, इसकी तरफ आ रहे और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। याद रखिए, पॉजिटिव वर्क का मतलब है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, यानी द एंगल इज जीरो, या जब फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर फोर्स टोटली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, या इसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। नाउ यू विल सी हाउ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, तो आपको पता है द एंगल इज 180, द वर्क डन इज नेगेटिव। लेकिन अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, इसी तरफ मैं आ रहा हूं, याद रखिए इस फार्मूले में जो थीटा है, थीटा, इस थीटा का रेंज ये है कि इट शुड बी ग्रेटर या इक्वल टू 0 और लेसर या इक्वल टू 180। इस फार्मूले में जो थीटा है, इसका रेंज है थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी या 0 होगा या 0 से ज्यादा, और या 180 होगा या 180 से कम। ये इसका रेंज है, और दिस इज आल्सो एन MCQ। ये MCQ है कि दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल when theta is less या greater than, sorry, equal या greater than 0, less या equal to 1। अब हमारे पास एक रूल है, ठीक है, there is a particular rule, और रूल ये है कि इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second, this is fourth, sorry third, this is fourth। तो हमारे पास एक रूल है जिसे आप कहते हैं ASTC रूल, ASTC रूल।
ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन पॉजिटिव, क्रॉस पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। साइन का भी वैल्यू पॉजिटिव, क्रॉस का भी वैल्यू पॉजिटिव। मसलन एंगल 30 है तो 30 एंगल का जो साइन है वो पॉजिटिव, इसका कॉस भी पॉजिटिव, इसका टेंजेंट भी पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई वेक्टर इधर लाई करता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, क्रॉस नेगेटिव। और इसी तरह इधर टेंजेंट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इधर क्रॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो देखिए वी आर डीलिंग विद दिस एंगल 0 से लेकर 180 तक, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फार्मूला। तो हम सिर्फ 0 से लेकर 180 तक एंगल्स के साथ डील करते हैं, बाकी फॉरवर्ड। अच्छा देखें हमारे पास लुकेज, अगर ये एक बॉडी है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आप बिल्कुल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अप्लाई करें, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। So if you see F and V are parallel, the angle between them is 0. Cos 0 is +1. So we say the work is maximum and positive. The work is maximum. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 है तो याद रखिए वर्क इज सेड टू बी मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। यानी इस केस में जो फोर्स है इसका F sin थीटा वाला कंपोनेंट नहीं है, फोर्स जाया नहीं हो रहा, बल्कि फोर्स जो है वो होली सूली बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वर्क इज मैक्सिमम एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव क्योंकि cos 0 +1 के बराबर। लेकिन देखिए अगर ये इस तरह है, look at it. If this is a body whose length is for example n, or this is the direction of displacement, और आप फोर्स इस तरह अप्लाई करें, इधर अप्लाई करें। अब आप मुझे ये बताएं फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। तो गौर से देखो ये आपने बार-बार पढ़ा है, दिस इज F sin थीटा और दिस कंपोनेंट इज F cos थीटा। F sin थीटा बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करता, लेकिन ये बॉडी जमीन पर जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो फॉरगेट अबाउट दिस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट वर्क कर रहा है। अब आप लोग देखिए ये फोर्स होली सूली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, इसका कुछ कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो फिर भी द वर्क इज पॉजिटिव। वर्क मैक्सिमम नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग मी? देखिए F cos थीटा किसके डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। मसलन ये एंगल 30 है सपोज, तो दिस वर्क इज पॉजिटिव। लेकिन अगर एंगल 0 है तो we say the work is positive and maximum, which is an MCQ. Clear? अच्छा, अगर ये एंगल 45 है तो फिर भी वर्क इज पॉजिटिव। एंगल 80 है, एंगल 70 है, एंगल सपोज अगर 90 से कम है और 0 या 0 से ज्यादा है, the work is positive। 90 पर वर्क इज 0, लेकिन याद रखिए 0 is also a positive integer. It is a positive integer. तो again you can say the work is positive, लेकिन 0 है। लेकिन look it, अब आपको गौर से देखिए, अगर बॉडी इधर है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और आपको फोर्स इस तरह अप्लाई करना है, तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान असल में जो एंगल है वो ये है। लेकिन अगर आप ये एंगल कंसीडर करें तो आप बोलते हैं हमारे पास एक कंपोनेंट है F sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट है F cos थीटा। अब आप लोग देखिए ये वाला कंपोनेंट तो काम नहीं करना, फॉरगेट अबाउट दिस। लेकिन देखिए F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज अगर ये एंगल 120 है तो द वर्क डन विल बी नेगेटिव। यानी एंगल अगर 90 से बढ़ जाता है
तो 90 से बढ़ने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रूल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव। अब अगर एंगल 120 है, एंगल 135 है, 125 है, एंगल 90 से ज्यादा है, एंगल 100 है, 110 है, तो इन तमाम एंगल्स के लिए द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स का कांसेप्ट सिर्फ ये होता है कि अगर एंगल 0 है द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, अगर एंगल 180 है द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। तो ये नहीं है, इसमें दो कांसेप्ट्स है। अगर एंगल 0 है द वर्क इज पॉजिटिव एट मैक्सिमम, अगर एंगल 180 है द वर्क इज नेगेटिव एट मैक्सिमम। अंडरस्टैंड? यस सर। लेकिन अगर एंगल सपोज 120 है, 135 है, 125 है, 115 है, 100 है, ठीक है ना, 95 है, द वर्क विल बी नेगेटिव, मैक्सिमम ना लेकिन नेगेटिव। और याद रखिए अगर एंगल 90 से कम है, 85 है, 80 है, 70 है, 75 है, 45 है, 35 है, ठीक है, whatever, so the work is said to be positive. If the angle is 0 then we can say the work is positive and maximum. लेकिन याद रखिए अगर एंगल 0 है, सॉरी if the angle is 90, तो आपको पता है cos 90 is equal to 0 and therefore the work is said to be 0 and this is called zero work या ना। यस। अच्छा अब अगर इस तरह है एमसीक्यू, अगर इस तरह सुने जरा गौर से सुने, अगर इस तरह आ जाए कि for which of the following angles the work is positive, ठीक है, और नीचे लिखा है 0, 30, 45, सपोज 35, ठीक है, ऑल ऑफ तो ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ 0 को टिक करते हैं। कांसेप्ट क्लियर? यस। क्लियर ना? अच्छा अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, for which of the following angles the work is positive and maximum, 0, 30, 60, 90, तो फिर 0, अंडरस्टैंड? Yes. अगर इस तरह जाए, for which of the following angles the work is said to be negative, मसलन लिखा है 100, 120, 135, let us suppose 170, ठीक है, all of them, All of them. all of them. You will have to check कि अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो द वर्क इज नेगेटिव, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो द एंगल सॉरी द वर्क इज Positive. अगर एंगल 0 है द वर्क इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, एंगल 180 है द एंगल सॉरी द वर्क इज Negative नेगेटिव एंड and मैक्सिमम, maximum. एंगल 90 है द वर्क Work इज is 0. अच्छा अब देखिए ये किस तरह, लुक इट, गौर से देखो, शाबाश। आप मुझे ये बताएं इस बॉडी पर मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है? वेट के बराबर। वेट के बराबर, और अगर मैं इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूं फिर भी वेट के बराबर, is it? Yes. Because the first law is satisfied. अच्छा देखो अगर ये बॉडी में ऊपर ले जा रहा हूं, ऊपर, look at the concept, आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर, तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? पैरेलल, the angle is 0 because 0 is plus 1, the work is positive and maximum. In this case the work done by me is positive, Positive. the work done by me is positive. लेकिन देखिए look at इस बॉडी पर ग्रेविटेशन फोर्स इज डाउनवर्ड, आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ये है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इनके दरमियान एंगल 180 है, तो वी से द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी इज नेगेटिव। दोबारा देखिए, वर्क डन बाय मी पॉजिटिव, वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव, गॉट इट? अच्छा अगर ये बॉडी नीचे आ रही, सपोज ये नीचे आ रही है, क्लियर? तो अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड,
the angle between them is zero. Because 0 is 1. plus 1. So the work done by the field is positive. Understand? Yes. अच्छा, अब ये बताएं मुझे, ओके, ये बॉडी में नीचे इस तरह ले आ रहा हूं, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, एक लाइक दिस। आप मुझे ये बताएं फोर्स किस डायरेक्शन में? Upward. हाँ, Force upward. अपवर्ड। फोर्स Upward. नीचे नहीं है, फोर्स अपवर्ड, क्योंकि इस बॉडी को मैंने सपोर्ट किया हुआ है। आई हैव सपोर्टेड द बॉडी लाइक दिस। इफ यू सी, ये बॉडी अगर आप नीचे इस तरह ला रहे, देखिए फोर्स में ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी नीचे आ रही है, अल्लाह का हुक्म है, फोर्स में ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी नीचे आ रही है, तो इनके दरमियान एंगल 180 है। इन दिस केस द वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव। तो देखिए ये चार केस हैं। इन दिस केस वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव। इन दिस केस द वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव, बाय द फील्ड इज पॉजिटिव। Understand? Work done by the frictional force is negative. Work done by the frictional force is गौर से देखो, ये बॉडी है, चेयर है, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं तो the work done by me is positive, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस बॉडी के मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, so we say the work done by the frictional force is negative. Understand? अच्छा, वर्क डन जीरो कब होगा? अगर एंगल या फोर्स जीरो है या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या जैसे ये सारे एमसीक्यूज है, फोर्स जीरो तो नो वर्क इज डन। इस बॉडी पर फोर्स जीरो है, सपोज अप्लाइड फोर्स वर्क डन इज जीरो, या अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन द डिस्प्लेसमेंट इज, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दीवार पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो macroscopically I don't do any work although I am applying the force, लेकिन the wall doesn't move, तो I am applying the force, the displacement is zero। और तीसरा केस ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है तो फिर भी we say the work is zero, which is called zero work या ना work। Yes. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, जीरो वर्क की तरफ मैं आ रहा हूँ और कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट किस तरह है मैं बता रहा हूँ। एक बात आप याद रखिए कि वर्क एंड एनर्जी आर डायमेंशनली द सेम। वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। यू कैन से वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? Ability. आपने मैट्रिक में The ability to do work. the ability of a body to do work, the ability of a body to do, Work. the ability of a body to do work, यानी अगर कोई बॉडी वर्क कर सकती है तो we say that body possesses energy, and the ability of a body to do work, ability of a body to do work। Yes. Look at, we say work is a type of energy। Look at, ये बॉडी में ऊपर उठा रहा हूं, I am doing work on this body, I did work on the body, this work is stored in this body as its gravitational potential energy। इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यू कैन से वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब आप मुझे ये बताएं, इस बॉडी में एनर्जी है? Yes, sir. कौन सी एनर्जी है? Potential. कौन सी एनर्जी है? Gravitational potential. Potential. रापास अपेक्षमा नहीं दे सके। कौन सी एनर्जी है? Gravitational potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी में एनर्जी है? Yes, sir. बॉडी में एनर्जी है? Yes, sir. एनर्जी मींस दैट एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। अगर आप इसे छोड़ें, the body is doing the same work। This body did work because it did possess potential energy। Understand? Yes, sir. So energy and work are dimensionally the same। Work is a type of energy। Sometimes work is converted into energy, work is converted into energy, energy is converted into work। Understand? Yes. Clear? Yes, sir. अच्छा, अब गौर से देखो, look at,
ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये तो ग्रेविटेशन फील्ड है और ग्रेविटेशन फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर ये बॉडी में आप मुझे बताएं, if I'm carrying this body upward like this, I'm doing work on the body, तो इस बॉडी में एनर्जी इज stored, इस बॉडी में एनर्जी, the work is stored in the form of potential energy. Look it, इसमें अगर 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, they are dimensionally the same, they have got the same units, the same dimensions, understand? अच्छा, अब इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और बॉडी अगर मैं इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, तो इन दिस केस नो वर्क इज डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. Why? Because gravitational force is downward, displacement is like this, the angle between them is 90, cos 90 is equal to 0. No work is done. Why? Because the body possesses the same thing joule energy. Okay? अगर आप इसको इस तरह ले जा रहे हैं, energy doesn't change. It means no work is done in the field. In gravitational field, no work is done. Because energy means the ability of a body to work. इस body की जो potential energy है, it remains constant. Alternatively, conversely, if you apply the work energy principle, तो work energy principle हमें क्या बता रहा है? The work done on a body या by a body is equal to the change in its energy, potential या kinetic या both. अब अगर ये body आप इस तरह ले जा रहे हैं, तो it means potential energy remains constant. There is no change in potential energy. No change in potential energy. If the change in potential energy is zero, no work. So therefore, this is called null work. Yes. So zero work, three cases में zero possible. Then F is equal to zero, or D is equal to zero, or theta is equal. और ये तीन MCQs हैं. अब अगर इस तरह है कि for which of the following cases the work is said to be zero, अगर नीचे लिखा है when D is equal to zero, when F is equal to zero, when theta is 90, all of them, all of them. Understand? Yes. तो हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो. अच्छा, अब हम यूनिट्स ऑफ वर्क डिस्कस कर रहे हैं, इन डेप्थ डिस्कस. Clear? Look at work is defined as F dot D. ये जो हम कहते हैं ना work is F dot D. तो आपको ये F dot D फार्मूला नजर आ रहा है, लेकिन this is the definition of work. By definition, by reasoning, by logic, we say work is F dot D. क्योंकि अगर आप F D sin theta लिखें, तो मैथमेटिक्स फेल हो जाती है. अगर आप सिंपली एफ डी लेंगे तो वो सिर्फ जीरो के लिए एप्लीकेबल है, बाकी एंगल्स के लिए वो फेल हो जाती है. तो एफ डॉट डी का मतलब है डेफिनेशन ऑफ वर्क. बाय डेफिनेशन वी से द वर्क इज एफ डॉट डी. तो लुक इट, इफ द एंगल इज जीरो तो दिस इज एफ डी. ठीक है? Yes. अच्छा, दिस इज एन एमसीक्यू. द अखबार यो एमसीक्यू नीचे हुए है. आप लोग देखें, अगर इस तरह लिखे MCQ में इस तरह आ जाए, when W is equal to FD, then the angle between F and D will be नीचे लिखा होगा 0, 30, 60, 0 तो 0. अगर एंगल 0 है तो W is equal to F. Understand? Yes. Are you getting me? अच्छा, ओके. अब देखें, याद रखिए इस आई सिस्टम में W या वर्क या एनर्जी का यूनिट है जूल. दिस इज जूल. और फोर्स का यूनिट है Newton. न्यूटन. और डिस्टेंस का Meter. मीटर या डिस्प्लेसमेंट. याद रखिए 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर. यानी अगर आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है, so the work done by the force on the body will be 1 joule. So 1 joule is defined like this. 1 joule का मतलब है 1 न्यूटन into meter. This is in SI system and this is an MCQ. This is
एमसीक्यू नंबर 1। अगर आप लोग सीजीएस सिस्टम में गए, सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट है आर्क। आर्क जिसका जब साइंटिस्ट का नाम है आर्क भी है। सो आर्क इज डिफाइंड एज, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था फोर्सेस एंड मोशन में, ये फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या है? टाइम। दिस इज टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। and this is a CGS system. This is another MCQ. This is an MCQ. Okay? यस सर। और याद रखिए, अगर आप लोग FPS सिस्टम में देखें तो FPS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है पाउंड, which is represented by LB। और हमने बार पढ़ा है LB is taken from Libra, which is the name of a star। और डिस्प्लेसमेंट का है फोटो। इसे हम आम तौर पे लिखते हैं फुट पाउंड। इसमें लॉजिक सिर्फ ये है कि फुट पाउंड आसानी से बोला जाता है, पाउंड फुट आसानी से नहीं बोला जाता। फुट पाउंड इज द यूनिट ऑफ वर्क इन FPS सिस्टम, और दिस इज अनदर MCQ। ठीक है? अब जिस तरह हम कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर इज जॉल, न्यूटन इंटू मीटर को हम जॉल कहते हैं, डायन इंटू सेंटीमीटर को हम आर्क कहते हैं। तो याद रखिए, फुट पाउंड के लिए कोई सिंगल नाम नहीं है। फुट पाउंड इज द यूनिट ऑफ वर्क इन FPS। नाउ लेट अस कम टू द कन्वर्जन। हमें पता है 1 जॉल बराबर है 1 न्यूटन इनटू मीटर। तो देखिए चैप्टर नंबर 3, 1 न्यूटन में कितने टाइम्स होते हैं? 10 to power 5। 10⁵ टाइम्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 में इस तरह लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 जॉल तो 10⁵, 10⁵2 I divide 10⁷7, and this is dyne into centimeter. What is dyne into centimeter? Arc. Dyne into centimeter is arc. याद रखिए 1 joule बराबर है 10⁷7 arcs. This is a relation between joule and arc. It means joule is a big unit and arc is a small unit. Joule is big unit, arc is small unit. अब अगर MCQs में आ जाए कि 100 joules are equivalent to, यानी how many arcs, तो एक joule में इतने arcs है, 100 में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 2। यस सर। अगर आ जाए कि सपोज 100 joule कितने arcs के बराबर है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स 1 arc बराबर होगा 10⁻⁷ joule। This is another MCQ। ये सारे MCQ हैं। अच्छा देखिए, अच्छा देखो, अगर आप लोग देखें तो FPS सिस्टम में यूनिट है फुट पाउंड, और याद रखिए 1 फुट में there are 1.3048 मीटर, और 1 पाउंड बराबर है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, 1 पाउंड में कितने न्यूटन होगा? 4.45। शाबाश, वेरी गुड। दिस इज 4.45। अगर आप लोग ये सॉल्व करें, इससे आता है 1.35 न्यूटन इनटू मीटर। व्हाट इज न्यूटन इनटू मीटर? जॉल। जॉल। तो याद रखिए 1 फुट पाउंड में कितने जॉल। यस। अच्छा, अब अगर एमसीक्यूज में इस तरह है, सपोज कि foot pound is the unit of work in FPS system and 1 foot pound is equal to, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है 1.35 न्यूटन इंटू, ऑप्शन बी में लिखा है 1.35 जॉल। ठीक है, तो बस टूल्स केयरलेस होते हैं,
इन्होंने ये पढ़ा हुआ होता है लेकिन ये फिर उसकी जहन में नहीं आता कि जॉब न्यूटन इंप्लीमेंट। इसका मतलब है ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, तो बोथ ए। और याद रखें अगर ऑप्शन सपोज ऑप्शन सी में लिखा है 1.35, एक जॉब में कितने अर्थ होते हैं? 10⁻⁷ अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये हमारे पास है एक फुटबॉल में इतने अर्थ हैं। शाबाश। तो इस साल में इंस्टीट्यूट this is another concept regarding work. आप लोगों के बुक में एक लिंक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है। वेरी सिंपल, इन 2 minutes you can get it। देखिए कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्व लफ्ज का मतलब है सेव करना, सेफ। देखिए आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा कंजर्व एनर्जी, कंजर्व एनर्जी मीन्स एनर्जी बचाओ, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ मतलब फजूल यूज ना करो, इसका ये मतलब है। कंजर्व लफ्ज का मतलब है सेव करना, बचाना, स्टोर करना। तो याद रखिए कंजर्वेटिव फील्ड हम उस फील्ड को कहते हैं जब आप उसके अगेंस्ट किसी बॉडी को ले जाते हैं तो उस बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड। ऐसी फील्ड अगर आप उसमें किसी बॉडी को अगेंस्ट फील्ड ले जाते हैं तो उस बॉडी में एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी स्टोर हो जाता है। ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव। इस तरह वेरी सिंपल, डोंट वरी। यहाँ पर कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशन फील्ड। देखिए ये बॉडी में अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। आई एम डूइंग वर्क। जितना वर्क मैंने किया वो जाया नहीं, वो वर्क इस बॉडी में स्टोर हुआ। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन ये तब अगर आप इसको अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हैं, अगर आप इस बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हैं तो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनी फील्ड which stores energy in a body that is called conservative. Gravitation field conservative. Gravitation field is conservative. Understand? कभी कभार आप कहते हैं कि जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। गौर से देखो, अगर ये बॉडी में इधर से यहाँ तक ले आए and let us suppose the work done by me is 10 joule। इसमें अगर 10 joule potential energy store है, 10 joule is the work done by me। मतलब आप यहाँ से A से B तक कैसे इसका है। कोई और स्टूडेंट है वो कहते हैं ना I have to bring it like this and then like this and then like this। Now what is the energy? Same, it possesses the same potential energy। आप इसे through this path ले आए या through this path, then this path, then this path, it doesn't matter, body possesses the same potential energy। तो याद रखिए कंजर्वेटिव फील्ड की दूसरी डेफिनेशन ये है कि a field in which the work done is independent of the path followed by the body। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? और एक डेफिनेशन इसका ये भी है, ऐसी फील्ड अगर आप इसमें किसी बॉडी को परपेंडिकुलर टू द फील्ड ले जाते हैं तो नो वर्क इज। लुक एट, अगर इस बॉडी में लुक एट द कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल इस बॉडी में 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन फील्ड इज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशन फोर्स इज डाउनवर्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन, the angle between them is 90, cos 90 is equal to 0। तो therefore अगर आप इस बॉडी को ग्रेविटेशन फील्ड में इस तरह ले जाते हैं, नो वर्क इज डन।
अगर आप इस बॉडी को ग्रेविटेशन फील्ड में नॉर्मली ले जा रहे हैं, परपेंडिकुलरली ले जा रहे हैं, तो नो वर्क इज डन. व्हाई? बिकॉज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डजंट चेंज. व्हाई का जवाब है बिकॉज़ ग्रेविटेशन फील्ड इज कंजर्व्ड. अच्छा, नाउ लुक इट. हमारे पास अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज इन फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है. मतलब इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है. अगर आप यहाँ पर किसी और पॉजिटिव चार्ज को रखें, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज में क्या करते हैं? रिपेल. अगर आप इसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाते हैं, अगेंस्ट द पॉपुलर रिकॉग्नाइज, if you are moving it against the field, you will have to apply force. The displacement is covered, the work is done, that work is stored in this body as its potential energy, and this potential energy is called electric potential energy, or this is called electrostatic potential energy. ठीक है? यानी आपने जितना वर्क किया वो जाया नहीं हुआ, वो इस चार्ज पार्टिकल में स्टोर है. अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को रिलीज करें, छोड़ दें, इट इज कमिंग बैक. मींस द सेम पोटेंशियल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन गोइंग बैक. ठीक है? अंडरस्टैंड? Yes. शाबाश. इसी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्व्ड. लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, नो वर्क. और याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव. मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है कभी नहीं, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे. आप लोगों के लेवल की बात नहीं है, लेकिन एफएससी लेवल पे अगर एमसीक्यू आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव. अब मसलन इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर कंजर्वेटिव, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव? ग्रेविटेशन फोर्स, electric force, magnetic force, all of them. अच्छा, one thing more. Elastic force is also conservative. Elastic force. Look at it. Elastic force. मसलन देखिए हमारे पास, look at the concept. This is a support and this is a friction in the surface, and this is a spring. ये spring. इस स्प्रिंग के साथ अगर आप किसी बॉडी को अटैच करें, अगर आप इस बॉडी को इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो यू अप्लाई अ फोर्स. द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, द वर्क इज डन बाय यू ऑन दिस बॉडी इन डिस्प्लेसिंग इट. दैट वर्क इज stored in this body as its potential energy, and this potential energy is known as elastic potential energy. अब आप मुझे ये बताएं, अगर इस बॉडी को मैं यहाँ पर छोड़ दूँ, ये किधर जाएगी? Go back to the mean position. Is it? इसका मतलब है elastic force. Elastic force is in this direction. Applied force is in this direction. Clear? अगर आप इसी बॉडी को against the elastic force ले जाते हैं, the work done by you is stored in this body as its elastic potential energy. Therefore, we say elastic force is conservative, magnetic force is conservative, gravitational force is conservative. ठीक है? और electric force या field is also conservative. याद रखिए जितने भी dissipative forces हैं, frictional forces हैं, resistive forces हैं, they are non-conservative. यानी वो एनर्जी को बॉडी में स्टोर नहीं करते. सिंपल एग्जांपल, लुक एट. आप मुझे ये बताइए मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग अगेंस्ट The friction. I am doing what? Against the friction. I did what? Against the friction. Chair वहां से इधर आ गई. लेकिन if you release the force, the chair doesn't go back. Why? क्योंकि frictional force body में energy को store नहीं करता. Frictional force is non-conservative. Gravitational force is conservative. ये body अगर आप against the field ले जाते हैं, तो देखिए I did work on the body. And this work is stored in the body as its potential energy. इसमें energy है, because अगर आप इसे छू दें, it is coming back. इसमें energy है,
ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर आप इस चेयर को सपोज यहाँ से वापस इधर ले आए, I did the work on the chair, but this work is not stored in this chair because it doesn't come back. तो याद रखिए जितनी भी dissipative forces है, frictional forces है, resistive forces है, these are one and the same thing. So all of them are non-conservative. Understand? Yes, sir. Thank you very much.